बस्तर में माओवादियों के खिलाफ लगातार ऑपरेशन चल रहे हैं, लगातार जवानों को सफलताएं तो मिल ही रही हैं। इस दरमियान बहुत दिन से ये देखने को नहीं मिल रहा है कि माओवादियों के द्वारा कोई पलटवार किया जा सके या उनके द्वारा कोई घटना को अंजाम दिया जा सके। तो माओवादी क्या कर रहे हैं? माओवादी दरअसल इन दिनों लगातार पत्र भेज रहे हैं, कभी वो सरकार के नाम भेजते थे शांति वार्ता को लेकर, लेकिन इन दिनों पत्र जारी हो रहा है तो कभी माओवादियों का एक धड़ा अपने शीर्ष नेता के खिलाफ पत्र जारी करता है, तो कभी माओवादियों का दूसरा धड़ा अपने शीर्ष नेता के समर्थन में पत्र जारी करता है। आज एक बार फिर से माओवादियों के शीर्ष नेता वेणुगोपाल के समर्थन में एक पत्र आया है और ये तीसरा पत्र है जो उनके समर्थन में आया है। और इन पत्रों को देखकर लग रहा है जो हमारे जो मुख्य धारा के जो राजनीतिक दल हैं उसमें जिस तरह से विरोध और समर्थन होता है दलों का या दलों के भीतर अपने नेताओं को लेकर, उस तरह की परिस्थितियां भी अब माओवादी पार्टी के अंदर निर्मित हो गई। आज का पत्र क्या है और मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूं उस पर बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूं और आप बस्तर टॉकीज देख रहे हैं। दरअसल सबसे पहले से आपको बताता हूं तो आपको चीजें थोड़ी सी समझ में आएंगी। दरअसल सबसे पहले आपको याद होगा हमने आपको एक पत्र दिखाया था वेणुगोपाल का, जिसमें वेणुगोपाल उर्फ सोनू दादा जो कि माओवादियों के 4 बचे पोलित ब्यूरो में से एक सदस्य हैं, जिन पर सबसे ज़्यादा उम्मीद थी कि उन्हें माओवादी पार्टी का बसवराजू की मौत के बाद उन्हें ही महासचिव चुना जा सकता है। लेकिन फिर ये खबर निकल कर आई कि देवजी को महासचिव चुना गया। हालांकि माओवादियों का एक पत्र आया और ये भी पत्र वेणुगोपाल का था जिसमें उन्होंने इस बात को नकार दिया कि मीडिया इस बात को अपने मन से ही भ्रामक जानकारी के तौर पर फैला रही है कि देवजी को महासचिव चुन लिया गया है। लेकिन इस पर कोई आधिकारिक बयान माओवादी पार्टी की तरफ से नहीं आया। खैर, तो माओवादियों की तरफ से जो उनके पोलित ब्यूरो हैं वेणुगोपाल, उन्होंने अभय के नाम से, अभय जो है माओवादी पार्टी के सेंट्रल कमेटी के स्पोक पर्सन है, प्रवक्ता है, उन्होंने एक पत्र जारी किया और उन्होंने लिखा कि अब समय आ गया है कि हथियारबंद संघर्ष को विराम दे देना चाहिए। साथ ही उन्होंने 4 पन्ने की एक चिट्ठी भी जारी की और चिट्ठी उन्होंने अपने साथियों और जनता के नाम जारी की। उनसे कहा कि उनकी पार्टी की क्या स्थिति है, रीति नीति में क्या कुछ गलतियां हुई और किस तरह से उनकी पार्टी अपडेट नहीं हो पाई, पुरानी पार्टी को लेकर चलती रही, बहुत सारी क्या क्या गलतियां हुई, बड़े नेताओं के द्वारा क्या गलतियां की गई और ये वजह है कि आज पार्टी इस स्थिति में आ गई है कि इसको आगे इसी रूप में बढ़ा पाना ठीक नहीं है, पार्टी के लिए भी और जनता के लिए भी। और यही वजह है कि अब वो हथियारबंद संघर्ष को विराम देना चाहते हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात का खेद भी है लेकिन वो इसे अपनी हार भी मानते हैं। इस पत्र के बाद से जहां पूरे माओवादी संगठन में हड़कंप मच गया कि ये क्या चिट्ठी आ गई और वहीं पूरे देश में भी ये चिट्ठी चर्चा की विषय बनी। और साथ ही साथ कुछ ही समय के बाद तेलंगाना स्टेट कमेटी के जो स्पोक पर्सन हैं जगन, उन्होंने एक पत्र जारी किया। उस पत्र में उन्होंने लिखा कि ये वेणुगोपाल का व्यक्तिगत राय है, इसका पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। कुछ समय और बीता, एक चिट्ठी और आई। ये चिट्ठी अभय और विकल्प 2 प्रवक्ताओं के नाम से थी, जो कि दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी के प्रवक्ता हैं विकल्प और सेंट्रल कमेटी के प्रवक्ता हैं अभय। इन दोनों के नाम उस चिट्ठी पे थे जिसमें उन्होंने वेणुगोपाल का जिक्र करते हुए एक लंबी चिट्ठी लिखी और यहाँ तक लिखा कि अगर वेणुगोपाल को समर्पण करना है तो वो कर सकते हैं, लेकिन अगर वो हथियार जमा नहीं करेंगे तो पार्टी अपने पीएलजीए के लड़ाकों को उनके पीछे लगा देगी। मतलब एक तरीके से धमकी भरा पत्र था। उसके बाद फिर से एक वेणुगोपाल ने पत्र जारी किया और इस पत्र में उन्होंने जगन को जवाब भी दिया अपने उस पत्र के माध्यम से। ये तो रहा पत्र के माध्यम से एक दूसरे को बात रखने की बात और एक दूसरे के जवाबों का जवाब देने की बात। इसी दरमियान ये बात भी बहुत महत्वपूर्ण थी कि क्या वाकई पार्टी, माओवादी पार्टी हथियारबंद संघर्ष को विराम दे रही है या जगन के पत्र से ऐसा लगा कि वो अभी भी हथियारबंद संघर्ष जारी रखना चाहते हैं। जिस तरीके से चल रही पार्टी, उनको उम्मीद है वो फिर से अपनी पार्टी को स्टैंड कर लेंगे। हालांकि बीते 22 पन्नों, उसके पहले जो 22 पन्ने का बुकलेट आया था उसमें पार्टी ने लिखा था कि बहुत बुरी स्थिति में है उनकी पार्टी, और वो पत्र भी वेणुगोपाल ने बताया कि वो बुकलेट भी उन्होंने ही पूरा तैयार किया था, पूरा स्टडी करने के बाद में। इन सारी चीज़ों के बाद लगातार पत्र आ रहे हैं। बीते दिनों 2 पत्र आए एक साथ, एक तो गढ़चिरौली डिवीजन से और एक उत्तर पूर्वी बस्तर डिवीजन से, और ये दोनों पत्र जो हैं ये भी वेणुगोपाल के समर्थन में थे। जो आप देख रहे हैं ये दोनों ही पत्रों को माओवादियों ने जारी किया है। सबसे पहला जो पत्र था
ये था गढ़चिरौली डिवीजन का स्टेटमेंट था। और इस पत्र को जारी करने वालों का नाम में मैनू प्रभारी टेक्निकल विभाग, कमल साय वेलादी और निखिल कमांडर कंपनी नंबर 10 के। यह नीचे में गढ़चिरौली डिवीजन के प्रवक्ता का भी नाम लिखा है। ये पत्र था जो कि 27 सितंबर को जारी किया गया, जिसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि भारत की कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केंद्रीय कमेटी पोलित ब्यूरो के सदस्य कॉमरेड सोनू से जारी किए गए हथियारबंद संघर्ष को अस्थायी रूप से त्यागने की बयान को उनके डिवीजन कमेटी और कंपनी नंबर 10 और टेक्निकल विभाग पूर्ण रूप से समर्थन कर रही है। इससे आंतरिक चर्चा के लिए जारी किए गए अपील भी हम पढ़े। दुनिया एवं देश के आर्थिक एवं राजनीतिक परिस्थितियों में हो रहे बदलाव के अनुरूप उनकी पार्टी क्रांतिकारी आंदोलन में बदलाव नहीं कर पाने की वजह से भारत के क्रांतिकारी आंदोलन लंबे समय से भाटा एवं अस्थायी पीछेहट रूप में चल रही है। तो इस तरह का जिक्र करते हुए उन्होंने मतलब इस पूरे 2 पन्ने का जो पत्र है इसमें ये कहा है कि वो भी वेणुगोपाल के उस बात से सहमत हैं और वो भी चाहते हैं कि अब हथियारबंद इस संघर्ष को विराम देना चाहिए। वहीं दूसरा पत्र 28 सितंबर का था और ये पत्र जारी किया था उत्तर बस्तर डिवीजन कमेटी के द्वारा। और इस पत्र को जारी करने वाले का नाम सुखदेव कौड़ो नाम है, जो कि उत्तर बस्तर डिवीजन कमेटी के प्रवक्ता हैं इसके नीचे लिखे हुए नाम के अनुसार। और इस पत्र में भी उन्होंने यही लिखा है कि सशस्त्र संघर्ष त्यागने के निर्णय का हम समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने लिखा, अप्रैल मई 2025 में हमारी सब जोनल ब्यूरो प्रभारी कॉमरेड रूपेश वही है जिनका मैंने इंटरव्यू किया था, एवं पार्टी महासचिव कॉमरेड नंबाला केशवराव द्वारा शुरू किए गए शांति वार्ता प्रक्रिया को हमारे डिवीजन के कॉमरेडों ने पूर्ण रूप से समर्थन दिए। जरूरत पड़ने पर हथियार छोड़ने के बारे में भी हमारी राय को उन लोगों तक पहुंचाया। हम पहले यहाँ यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि उस दिन हम से लिए गए निर्णय से कॉमरेड सोनू को कोई संबंध नहीं था। इस बीच केंद्रीय कमेटी के सदस्यों के मार्गदर्शन में कुछ एसजेडसी सदस्यों को लेकर आयोजित एसजेडसी विशेष बैठक ने हमारी यह निर्णय को गलत ठहराते हुए इस गलत समझदारी को सुधारने के बारे में प्रस्ताव पारित किए। यह प्रस्ताव हमारे डिवीजन के तमाम सदस्यों तक पहुंचने से पहले ही कॉमरेड सोनू से हथियार जब्त करने के बारे में पीएलजीए को आदेश देते हुए कॉमरेड अभय एवं विकल्प के नाम से संयुक्त बयान जारी किया। वास्तव में अप्रैल मई महीने में हमसे लिए गए निर्णय में से कॉमरेड सोनू को बिल्कुल संबंध नहीं था। आज उनसे हथियार जब्त करने का मतलब यह भी होता है कि आज उनसे सहमत जताने वाले सभी साथियों से भी हथियार जब्त करने का बात ही निकल कर आती है। पहले हम इस शत्रुता की रुख को कड़ी शब्दों में भर्त्सना करते हैं। वास्तव में हम सब क्यों सशस्त्र संघर्ष को विराम घोषित करने के निर्णय पर सहमत जताएं, इस बारे में कम से कम हमसे स्पष्टीकरण लिए बिना इस प्रकार जल्दबाजी निर्णय से आज भी हथियारों से लैस हमारे सभी साथी पुलिस के गहन खोजी अभियानों के बीच में अत्यंत समर्पित भावना से काम कर रहे हैं। हर एक साथी के मनोभावों को ठेस पहुंचाया गया है। केंद्रीय कमेटी एवं एसजेडसी के आधिकारिक प्रवक्ताओं के नाम से इस प्रकार के बयान जारी करने से यह स्पष्ट होता है कि साथी कॉमरेड की आंदोलन में खड़ा करके रखने की कोशिश से ज़्यादा साथियों के प्रति दुश्मनी का रुख को अपनाते हुए उन लोगों से हथियार जब्त करने की बात ज़्यादा महत्वपूर्ण बन गया है। हम इसे विरोध कर रहे हैं। हमारे 2 सीसी कॉमरेड अच्छी तरह से जानते हैं कि लोग हथियारों को जुटा सकते हैं, लेकिन हथियार लोगों को गोलबंद नहीं कर सकते। पार्टी एवं क्रांतिकारी शिविर के तमाम साथियों के से हम डीवीसी यह अनुरोध कर रहे हैं कि उन 2 सीसी कॉमरेड का गलत रुख का निंदा कर क्रांतिकारी आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए हम सब सही रास्ता को जरूर अपना। हमारे पोलित ब्यूरो मेंबर कॉमरेड सोनू ने पार्टी के आंतरिक बहस के लिए लगभग 22 पन्नों का एक अपील पार्टी कैडरों के लिए जारी किया। दूसरा अपील जनता के लिए जारी की। हम इन 2 अपील को गहराई से अध्ययन किए और इससे पहले अप्रैल मई महीनों में की शांति वार्ता व हथियार छोड़ने के बारे में कॉमरेड रूपेश को हमारी राय स्पष्ट रूप से बताया था। इस आलोक में कॉमरेड सोनू से दिए गए अपील से हमारी सहमत जता रहे हैं। पिछले 1.5 दशक से हमारी दंडकारण्य में क्रांतिकारी आंदोलन कठिन दौर से भाटा की स्थिति के बाद अस्थायी पीछेहट की स्थिति को सामना कर रहा है। दक्षिण एवं पश्चिम बस्तर के सीमित इलाकों को छोड़कर कहीं भी आंदोलन रंगरूटों की भर्ती न के बराबर है। अपने जल जंगल जमीन के लिए पिछले 4 सालों से कानूनी संघर्ष में हजारों की तादाद में कूद पड़े नौजवान सभी क्रांतिकारी साथी आंदोलन में
शामिल होकर हथियारबंद होने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। इसको लेकर हमारी पार्टी के उच्च नेतृत्व कमेटी के साथीगण इसे हमारी कमजोरी के रूप में देख रहे हैं, लेकिन जड़ों तक जाकर असली कारण को नहीं समझ रहे। जनता क्या चाह रहा है, युवा पीढ़ी क्या उम्मीद कर रहे हैं, इसे नहीं समझने पाने की वजह से हम उनसे दूर हो रहे हैं। जनता हम लोगों को कितना प्यार कर रहा है यह मुद्दा नहीं है, बल्कि मुद्दा यह है कि उन लोगों को हम कितने सुदृढ़ कर पाए, यह हमारी ऊपर कमेटी ग्रहण नहीं कर रही। जमीन पर स्थानीय कॉमरेड कौन सी समस्याओं का सामना कर रहे हैं, इसका क्या निजात क्या होना चाहिए, यह हमें सही रूप से नहीं मिल रहा। इस समस्या को पार्टी के हम तमाम साथी सामना कर रहे हैं और पहले हम इसे समझकर सभी समाधान खोजने के लिए हम तमाम लोगों को अनुरोध कर रहे हैं। पिछले साल पोलित ब्यूरो से जारी किए गए परिपत्र में पार्टी जनता से अलग थलग होना, पीएलजीए से मात्र आदिवासी साथी ही रहना एवं शहरों में और व्यापक मैदानों में पार्टी की मौजूदगी नहीं होने जैसे गंभीर गलतियों को लिखा, लेकिन उसके पीछे के मूल कारणों को ठोस एवं समग्र रूप से सीसी समीक्षा नहीं किया। इसके चलते आज तक हम उन परिपत्र को लागू करने में अक्षम हैं। कॉमरेड सोनू ने 22 पन्नों की अपनी अपील में पार्टी सामना कर रही विफलताओं के पीछे प्रधान रूप से हृदय की तरह काम करने वाली भूमिगत पार्टी नहीं रहना, राज्य व्यवस्था की ताकत को कम आंकते हुए सैन्य क्षेत्र में हमारी ताकत से बढ़कर लक्ष्य को हासिल करने का कार्यभार लेना एवं व्यापक जनता के जीवन मरण समस्याओं पर खुला एवं कानूनी संघर्षों का विरोध करने जैसे मूल समस्याओं को कारण के रूप में दर्शाया और बदल रही दुनिया एवं देश की परिस्थिति के अनुरूप पार्टी एवं रणनीति एवं रणकौशल को नहीं बदलना भी कॉमरेड सोनू ने अपील में समझाया। इन 4 समस्याओं की विफलताओं के चलते क्रांतिकारी आंदोलन मार खाते हुए हार की कगार पर पहुंचने का भी विषय भी स्पष्ट रूप से लिया है। इस तरह की बात अब सुखदेव कौड़े ने प्रवक्ता के तौर पर बस्तर उत्तर डिवीजन कमेटी में के इस पत्र में लिखा हुआ था। ये 2 पत्र थे जिसने कॉमरेड वेणुगोपाल के उस बात का समर्थन किया कि अब वो भी चाहते हैं कि हथियारबंद संघर्ष को विराम दे दिया जाए, लेकिन जगन ने अपनी बात कही और आगे चलकर ये भी संशय का विषय है कि विकल्प और अभय के नाम से वो पत्र किस बड़े कॉमरेड ने जारी किया या किस बड़े माओवादी नेता ने जारी किया, जिसने ये यहाँ तक कि इस बात का जिक्र किया कि अगर वेणुगोपाल हथियार जमा नहीं करते हैं पार्टी के पास तो उनसे जब्त करने के लिए पीएलजीए का उपयोग भी किया जाएगा। ये एक तरीके से धमकी था अपने शीर्ष नेता को। और उसको लेकर देखिए जो कौड़े उन्होंने सुखदेव कौड़े उन्होंने कितनी बड़ी बात लिखी है कि पार्टी में भर्तियां नहीं हो रही हैं। आज की युवा पीढ़ी क्या चाह रही है इसको भी पार्टी समझना नहीं चाह रही और किस तरह से ऊपर स्तर के जो माओवादी नेता हैं वो नीचे केवल आदेश दे रहे हैं और उन्हें कार्यभार दे रहे हैं, बल्कि ये नहीं देख रहे हैं कि परिस्थितियां क्या हो रही हैं। इसको लेकर भी पार्टियों में मतभेद उत्पन्न हो रहा है। तो 2 समर्थन पत्र आए थे, लेकिन आज एक तीसरा समर्थन पत्र आया मार डिवीजन से और मार डिवीजन के समर्थन पत्र को आप देखें, उस पर भी उन्होंने अपने शीर्ष नेता वेणुगोपाल के पक्ष में ही बात लिखी है। और ये पत्र जारी किया मार डिवीजन की सचिव रणिता ने। उन्होंने लिखा है सशस्त्र संघर्ष को त्यागने का समर्थन में। उन्होंने लिखा है कि हमारे पोलित ब्यूरो सदस्य कॉमरेड सोनू के नेतृत्व में लिए गए सशस्त्र संघर्ष त्यागने के निर्णय को हमारी मार डिवीजन कमेटी समर्थन कर रही है। हमारे डिवीजन में मौजूद कई विभागों के साथी भी इसके पक्ष में हैं। इससे पहले हमारी पार्टी महासचिव और हमारे ब्यूरो प्रभारी के नेतृत्व में अप्रैल मई महीनों में सरकार के साथ शांति वार्ता के लिए कोशिशों को भी हम पूर्ण रूप से समर्थन किए थे। सशस्त्र संघर्ष को त्यागने के लिए निर्णय को लेकर भी उस समय सहमत व्यक्त किए थे। कॉमरेड सोनू द्वारा उपलब्ध किए कैडर के लिए अपील और जनता के लिए अपीलों को हमने पढ़ लिया। देश और दुनिया में बदलते परिस्थितियों को सही पहचान कर उसके मुताबिक क्रांतिकारी आंदोलन में जरूरी बदलाव करने में हमारी सीसी विफल रही। इसके परिणाम स्वरूप आंदोलन लगातार कमजोर होते आया है। आंदोलन में जनता का सक्रिय भागीदारी भी कम हुआ है। आंदोलन को मजबूत करने व आगे बढ़ाने के कई मौके मिले, लेकिन हम इस्तेमाल नहीं कर सके। बदली हुई परिस्थितियों से मेल नहीं खाने वाले गलत निर्णयों के कारण हमारी कोशिशें विफल रहीं। इस स्थिति में सशस्त्र संघर्ष को त्याग कर सभी मित्र संगठनों से मिलकर जनता के बीच में काम करने का निर्णय हमने लिया है। गंभीर बनी हुई आज की स्थिति में हमारे द्वारा लिए जा रहे इस निर्णय को समझने व समर्थन करने हम जनता से अपील कर रहे हैं। साथ ही साथ रणिता ने केंद्र व राज्य सरकारों से कुछ अपील भी किया है। उसमें उन्होंने लिखा है हमारे डिविजनल कमेटी द्वारा लिए गए इस निर्णय को डिविजनल
डिवीजन में मौजूद पार्टी और जन निर्माणों के साथियों को समझाने की जरूरत है। लगातार जारी दमन अभियानों के बीच इस काम को पूरा नहीं कर सकेंगे। कम से कम समय में हम इसे पूरा करेंगे। इस जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं कि माड़ इलाके में कोई गैर कानूनी गतिविधियां नहीं रहेंगे। इसके लिए कुछ समय के लिए पुलिस गश्त अभियान को स्थगित करें। इसी महीने की 15 तारीख से पहले इस काम को हम पूरा करेंगे। रणिता माड़ डिवीजन कमेटी की सचिव। तो ये अब माओवादियों के बीच जो दो फाड़ वाली स्थिति हो गई थी, लेकिन बीते दिनों जो वेणुगोपाल का एक पत्र था जिसमें उन्होंने दो बातें लिखी थी कि एक तो ये कि जो बातचीत हो रही है या जगन ने जो पत्र जारी किया उससे वेणुगोपाल थोड़े से नाराज थे। उन्होंने कहा कि ये पार्टी का ये तरीका नहीं है कि आप स्टेट कमेटी के प्रवक्ता होकर केंद्रीय कमेटी के प्रवक्ता या पुलिस ब्यूरो पर इस तरह का पत्र जारी करें। दूसरी बात उन्होंने लिखा कि झारखंडी साथियों, और उन्होंने जगन को लेकर लिखा कि आपके जो सीसी मेंबर हैं जो आपको दिशा निर्देश कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि पार्टी अब कहीं ना कहीं तीन रूपों में बट गई, तीन गुटों में। झारखंड के साथियों की राय अलग होगी और तेलंगाना आंध्र प्रदेश के इलाके में जो सक्रिय माओवादी होंगे उनकी राय अलग है। और वही दंडकारण में जिसमें कि गढ़चिरौली भी शामिल है और छत्तीसगढ़ का बड़ा हिस्सा शामिल है, यहाँ के जो माओवादी हैं उनकी राय अलग है। और अब इस पत्र से ये समझ में आ रहा है, इन तीन पत्रों से, कि कहीं ना कहीं दंडकारण इस इलाके के जो माओवादी हैं वो अपने शीर्ष नेता पोलित ब्यूरो वेणुगोपाल और सोनू दादा के साथ समर्थन दे रहे हैं और वो चाहते हैं कि हथियारबंद संघर्ष को विराम दिया जाए, जनता के साथ मुख्य धारा में आकर उनके लिए लड़ाई लड़ी जाए बिना हथियारों के साथ, जनता के हित के लिए। इस तरह का जिक्र उन्होंने अपने पत्र में कहा है। हालांकि अब जगन का उस पहले चिट्ठी के बाद से कोई दूसरा पत्र जारी नहीं हुआ है। साथ ही साथ इसी बीच एक वेणुगोपाल का ही एक पत्र और आया है जो 22 पन्ने का है, लगभग तेलुगु में। हालांकि वो हमारे पास हिंदी में भी हमने उसको कन्वर्ट किया है। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वेणुगोपाल ने 22 पन्ने की एक और चिट्ठी में उन्होंने क्या क्या बातें लिखी हैं, क्योंकि उसमें भी बहुत सारी महत्वपूर्ण बात वेणुगोपाल ने जनता के लिए और अपने पार्टी के लिए लिखी हैं। और ये बहुत महत्वपूर्ण समय है माओवादियों को लेकर, सरकार को लेकर, और ऐसे में बड़े स्तर के नेताओं के द्वारा इस तरह का बयान जारी करना और उस पर उनका अमल करना या पार्टी की राय लेना, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। जो भी लोग माओवादियों के इस मूवमेंट पर और लगातार चल रहे ऑपरेशन पर इंटरेस्ट लेते हैं, मुझे लगता है कि उन्हें इस तरह के पत्रों को लेकर मुझे डिटेल में जानकारी देनी चाहिए, इसलिए हमने इस वीडियो को तैयार किया है। अब देखना होगा कि माओवादियों की तरफ से क्या इस माड़ डिवीजन के पत्र पर कोई और नया पत्र आता है या वेणुगोपाल का कोई नया पत्र आता है। इसी बीच ये बात भी निकल कर सामने आ रही थी कि वेणुगोपाल अपने कुछ साथियों के साथ हैदराबाद पहुंच चुके हैं और वो कभी भी समर्पण कर सकते हैं या पुलिस के संपर्क में है। लेकिन इसको लेकर तेलंगाना पुलिस से कोई भी जानकारी सामने निकल कर नहीं आई है, इसलिए इस बात पर अभी भी असमंजस बना हुआ है। और जिस तरह से माड़ डिवीजन ने ये पत्र जारी किया है तो मुझे लगता है कि अब बस्तर के जो आदिवासी हैं, जो माओवादी संगठन से जुड़े हुए हैं, अब वो भी नहीं चाहते कि ज़्यादा दिनों तक माओवादियों के साथ ये हथियारबंद संघर्ष में वो अपनी भूमिका अदा करें। लेकिन इस बीच सबसे इंटरेस्टिंग है कि हिड़मा कहाँ है, हिड़मा क्या सोचता है, क्योंकि आज भी हिड़मा, देवा और रेरा जैसे जो आदिवासी बड़े नेता हैं माओवादी संगठन के मजबूत, इनके हाथ में ही बटालियन है, इनके नेतृत्व में ही बटालियन है। क्या हिड़मा जगन जैसे उन माओवादी नेताओं के साथ है जो अभी भी हथियारबंद संघर्ष को जारी रखना चाहते हैं, या हिड़मा वेणुगोपाल जैसे उन शीर्ष नेताओं के साथ हैं जो हथियारबंद इस संघर्ष पर विराम देना चाहते हैं? हर किसी को इस बात की जानने की जिज्ञासा है कि हिड़मा क्या सोचता है, हिड़मा क्या अगला कदम क्या होगा। और वहीं सरकार भी चाहती है कि जो माओवादी हैं वो समर्पण कर दें, मुख्य धारा में लौट आएं। बीते दिनों तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने यहाँ तक कह दिया कि अगर माओवादी और यदि वेणुगोपाल को लेकर भी विशेष चिंता जताई थी गृह मंत्री विजय शर्मा ने। उन्होंने कहा कि उन्होंने जिस तरह से पत्र जारी किया है उनके लिए जंगल में भी खतरा है। अगर वो लौटना चाहें तो सरकार उनके स्वागत के लिए रेड कार्पेट तक बिछाने को तैयार है। मुझे लगा ये महत्वपूर्ण बातचीत है, ये पत्र भी महत्वपूर्ण आ रहे हैं लगातार, इसे आप तक बताऊं, इसलिए मैंने इस वीडियो को तैयार किया है। अगर आपको लगे कि और भी लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाना चाहिए तो इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, बस्तर टॉकीज को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।